Students, we are back with some new topics of new centers of power, means alternative centers of power. In this video, we will discuss about some issues before European Union. We will discuss about another important regional organization, which is ASEAN. So students, without wasting our time, we are going to start. अपन डिस्कस करें तो यूरोपियन यूनियन की पावर के बारे में सबसे पहले देखें तो पूरे के पूरे यूरोप को यूनाइट करके बैठी हैं ये, क्योंकि यूरोप की अपनी एक पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की अपनी एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो डिसीजंस लेती है वो ऑब्लिगेटरी होते हैं कंट्रीज़ के ऊपर। इनकी अपनी कॉमन फॉरेन पॉलिसी मानी जाती है कि होना चाहिए, और मोर और लेस कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। यूरो की अगर अपन देखें कि यूरो की वैल्यू कितनी है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे आज की डेट में एज ऑफ टुडे 12 अप्रैल 2020 की बात करें तो डॉलर की वैल्यू अराउंड 72 पॉइंट समथिंग रहेगी, 72 पॉइंट समथिंग रुपीज़ रहेगी। लेकिन अगर अपन बात करें यूरो की तो आज की डेट में यूरो की वैल्यू 83.30 इंडियन रुपी मानी गई है। और अपन बात करें इसकी जीडीपी की बात करें तो अमेरिका के बाद अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड में किसी की जीडीपी है तो वो यूरोपियन यूनियन की जीडीपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यूरोपियन यूनियन की जीडीपी अमेरिका से बिल्कुल थोड़ी सी कम है। सेकंड नंबर पे आती है यूरोपियन यूनियन की जीडीपी। अगर अपन डिफेंस की बात करें तो डिफेंस पे भी इनका एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये क्या नेटो के मेंबर भी हैं, क्योंकि ये नेटो के मेंबर हैं तो अमेरिका भी इनको प्रेशराइज करता है कि ये अपनी टोटल जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करें डिफेंस एक्सपेंडिचर में। दैट कई कंट्रीज नहीं भी करती हैं, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कंट्रीब्यूट अराउंड 2% और मोर देन 2% ऑफ देयर जीडीपी। इस वजह से इनका एक्सपेंडिंग नियर $300 बिलियन माना गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आर्टिकल लिया भी है, ट्रम्प्स प्रेशर इज पेइंग ऑफ। ट्रम्प का प्रेशर पड़ता ही जा रहा है इनके ऊपर कि अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें। आर्मी भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर अपन बात करें इसकी और भी तो स्टूडेंट्स टिल 2005 इट वाज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी ऑफ $12,000 मिलियन। $12,000 मिलियन के साथ ये वर्ल्ड की बिगेस्ट जीडीपी थी टिल 2005। और आज की डेट में अगर अपन देखें तो नंबर 2 पर आ चुकी हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में नंबर 1 और 2 की राइवलरी चलती रहती है। यूरो की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर अमेरिकन डॉलर की वैल्यू 72 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपी है, वहीं यूरो की अगर आप देखें तो यूरो की वैल्यू 83.30 इंडियन रुपी है, जो कि डॉलर से भी करीब 11 रुपए ज्यादा है। इस वजह से माना जाता है कि यूरो में बी अ थ्रेट फॉर यूएस डॉलर। अगर वर्ल्ड ट्रेड की अपन बात करके देखें तो वर्ल्ड ट्रेड इज मोर देन 3 टाइम्स देन अमेरिका। अमेरिका का अगर अपन देखें कि कितना वर्ल्ड ट्रेड है तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड से तो 3 टाइम्स ज्यादा है यूरोपियन यूनियन का वर्ल्ड ट्रेड। स्टूडेंट्स, if we discuss about the hard power, then two countries of European Union are member of United Nations Security Council, which are France and Britain. If we talk about the military power, then two countries are nuclear power capable countries like France and United Kingdom of Great Britain. और उनकी अगर अपन देखें मिलिट्री पावर देखें पूरे की पूरी यूरोपियन यूनियन की, तो मिलिट्री पावर पूरे यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट पावर है ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री। और देखिए अगर अपन देन यूरोपियन यूनियन इज ऑन सेकंड पोजीशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड आईटी। इस फील्ड में भी यूरोपियन यूनियन नंबर 2 पे आता है। लेकिन इतनी सारी बातें देखने के बाद भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर भी यूरोपियन यूनियन के बीच में वो यूनिटी जिसकी बात करते हैं वो इतनी नहीं आ पाई है। और इसका शाइनिंग एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन उससे सेपरेट होना चाहता है, अपार्ट होना चाहता है, ब्रेग्जिट करना। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग और इश्यूज की बात करें तो ग्रीस, जो कि यूरोपियन यूनियन का ही एक मेंबरिंग कंट्री है, वो आज चाइना के इन्फ्लुएंस में डे बाय डे आता जा रहा है, जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए एक थ्रेट बन सकता है बहुत बड़ा। और भी अगर हम लोग डिस्प्यूट्स की बात करें तो जो हम लोगों ने बात करी थी, अमेरिका ने जब इराक के ऊपर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अटैक किया था, दैट टाइम
ब्रिटेन ने तो अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी दैट टाइम ब्रिटेन की पॉलिसी को एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्होंने अमेरिका का साथ उस टाइम नहीं दिया था। स्टूडेंट्स, आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं विच कंसिस्ट 3 क्वेश्चंस। हम लोग बात करेंगे कि आपके एनसीईआरटी में जो यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम्स को लेकर जो ये पिक्चर दे रखा है वो क्या डिपिक्ट करता है। यहाँ पे जो कैप्शन दे रखा है, इट सेज द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 व्हेन द फर्स्ट यूरोपियन यूनियंस इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। एक्चुअली ये पिक्चर जो है ये यूरोपियन यूनियन के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के ड्राफ्ट के एफर्ट्स को डिपिक्ट करता है। ये आपको यहाँ पे 12 स्टार्स दिख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मेंबर में भी 12 स्टार्स हैं। 12 स्टार्स क्यों हैं? क्योंकि नंबर 12 को यूरोप में एक लकी नंबर माना जाता है, नंबर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिटी माना जाता है। दैट्स व्हाई यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारा जो थंबनेल है उसमें मैंने आपको यूरोपियन यूनियन का वाला मैप दिखाया था और इसमें भी 12 स्टार्स हैं। सो हम बता सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है और ये जो शिप है वो डिपिक्ट कर रही है उसके कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के एफर्ट्स को। और यहाँ जो आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं ये वेरियस हर्डल्स हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम करने में, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में बैरियर्स बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक दूसरा इशू जो है वो यूरो जोन से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था 2002 में यूरो जोन की स्टार्टिंग हुई थी और जबकि यूरो जोन का जो प्रपोजल है वो रखा गया था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1991 में, जो कि इंप्लीमेंट हुई थी 1992 में। लेकिन आज भी यूरोपियन यूनियन की जो सारी मेंबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया है, अडॉप्ट नहीं किया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैप है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर तो हैं लेकिन उन्होंने यूरो एज अ करेंसी, कॉमन करेंसी जिन्होंने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। आपको ये जो डार्क ब्लू कलर में दिख रही हैं ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की मेंबर भी हैं और इन्होंने यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ग्रे कलर में कंट्रीज दिख रही हैं ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो हैं लेकिन उन्होंने अभी भी यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ ब्लू कंट्रीज आपको यहाँ दिख रही हैं। यहाँ पे वेटिकन सिटी सबसे पहला एग्जांपल है। ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने यूरोपियन यूनियन की अप्रूवल के साथ इन्होंने यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया है। अगर हम लोग देखें येलो कंट्रीज जो है यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी येलो कंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है। तो येलो कंट्रीज आपको जो दिख रही हैं, इन येलो कंट्रीज जो येलो कलर्ड हैं कंट्रीज, इन्होंने यूरोपियन यूनियन की एक्सेप्टेंस और अप्रूवल के बिना ही यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। तो एक बहुत बड़ा दूसरा इशू है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स बात की है कुछ और भी। हाँ, सम यूरोपियन कंट्रीज आर स्टिल मेंबर ऑफ यूएसए अलायंस। एक और तो ये लोग बात करते हैं कि हमको यूरोप को यूनाइट होना है और अमेरिका की हेजेमनी को कंटेन करना है, जबकि दूसरी ओर अगर अपन देखें तो कुछ कंट्रीज आज भी यूएसए की एक अलाइड कंट्री बनी हुई हैं, जैसे कि ब्रिटेन। और यूरोजोन के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इश्यूज थे जो कि आज भी यूरोपियन यूनियन की पावर को कहीं ना कहीं लिमिटाइज करते हैं, कम करते हैं और यूरोपियन यूनियन को एज अ वर्ल्ड पावर इमर्ज होने। स्टूडेंट्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं उसके बारे में अगर अपन देखें, देन पेरिस ट्रीटी। पेरिस के बाद पेरिस ट्रीटी कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। शेंजन ट्रीटी 1985 में हुई। वीज़ा फ्री मूवमेंट की बात करते हैं। 1992 में यूरोपियन यूनियन फ्रेम हुआ जिसमें कि इन लोगों ने कॉमन फॉरेन पॉलिसी की, कॉमन इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो नॉर्म्स रहते हैं उनकी इन्होंने बात की। इसके अलावा यूरो जोन भी प्रपोज किया गया था इसी ट्रीटी में, जो कि 2002 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये हम लोगों ने बात की, ब्रीफ डिस्कशन हम लोगों ने किया यूरोपियन यूनियन को लेकर। ये एक ब्रीफ डिस्कशन है, वापस कह रही हूँ। अगर आपको किसी के बारे में भी इन डिटेल पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको लेकर हम लोग आगे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आपके बुक में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में दूसरा कौन सा एक सेंटर ऑफ पावर एक्सप्लेन कर रखा है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले कहा कि वो एशिया से बिलोंग करता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एशिया की कौन सी पावरफुल कंट्रीज का एक सब रीजनल ग्रुप है जिसके बारे में ही आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। आसियान के बारे में बात की गई है। आसियान अगर मैप में देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर
मैं आपको पहले मैप बता दूं, वर्ल्ड मैप बता दूं, वर्ल्ड मैप के बाद हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आसियान को। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द वर्ल्ड मैप। एशिया येलो कलर में आपको दिख रहा है। एशिया में आप यहाँ जाएंगे। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। दिस इज साउथ एशिया, साउथ एशिया का ईस्टर्न पार्ट। दिस इज साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक जूम्ड मैप की बात करें तो अब देखेंगे। हाँ, यहाँ हम एक जूम्ड मैप देख रहे हैं जो आपको वैक्यूम यहाँ पे दिख रहा है एकदम वाइट। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के बाद म्यांमार ये है, ऊपर आपको चाइना दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा है मंगोलिया। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो ये वाली कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, कौन कौन सी इसकी कंट्रीज मेंबर हैं, कितने मेंबर्स हैं? टोटल 10 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान। आसियान के सिर्फ 10 कंट्रीज मेंबर हैं। इसके नाम मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये इसकी मेंबरिंग कंट्रीज हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आते हैं। अब क्या क्वेश्चन है उसके बारे में अपन देखें। आसियान का जो फ्लैग है इसको लेकर क्वेश्चन आता है कि आसियान का फ्लैग जो है वो क्या डिपिक्ट करता है। स्टूडेंट्स, आसियान का मैप अगर आप जूम करके देखेंगे तो जूम करके आपको ये मैप जो है उसमें कुछ बार्स दिखेंगे। ये बार्स जो हैं वो बार्स ऑफ राइस है। ठीक है, चावल, और ये डिपिक्ट करते हैं आसियान की प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी, पीस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डिपिक्ट करने का काम करते हैं। म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए जो इनका कमिटमेंट है इसको डिपिक्ट करने की काम करती हैं ये बार्स। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि आसियान बना कैसे, क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या क्या दैट टाइम सिनारियो था कि आसियान बना, तो उसको लेकर अपन सबसे पहले देखें तो आसियान का फॉर्मेशन वैसे 1967 में हुआ था, लेकिन ये कंट्रीज तो पहले भी थी। तो ये इन्होंने जब यूरोपियन यूनियन बना था तो इन्होंने अपने आप को क्यों नहीं फ्रेम किया, यूनाइट होना तब क्यों नहीं पसंद किया, तो कुछ एक इश्यूज यहाँ पे आते हैं। हाँ, बात करते हैं हम लोग बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। आप लोगों को मालूम होगा इंडोनेशिया के जो सुकर्णो थे उन्होंने नेम नॉन अलाइड मूवमेंट को लीड करने का काम किया था। इन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि इनकी जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक फोरम प्रोवाइड करने का काम करेगा नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1961 में नेम बना। इसके पहले 1955 में एक फेमस समिट हुआ था, बांडुंग समिट। वो भी कहाँ हुआ? वो भी नहीं, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, तो इनको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि नेम हमें एक फोरम प्रोवाइड करेगा और म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, न्यूली इमर्ज्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपना डेवलपमेंट करेंगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपने डेवलपमेंट के लिए एक फोरम पाएंगी नेम के फॉर्म में। लेकिन इनको इससे कुछ भी नहीं मिला और नेम की जो मेंबरिंग कंट्रीज़ थी वो खुद भी इतनी ज़्यादा ना तो यूनाइटेड थी और इनके पर्सनल डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से नेम एक फेलियर इनिशियली इन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए तो एटलीस्ट अपन मान सकते हैं कि फेलियर प्रूव हुआ। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हम दोनों के बारे में इन डिटेल फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं। मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाने वाली हूँ कि नेम की सक्सेसेस, नेम के अचीवमेंट्स क्या रहे, इवन दो नेम इज स्टिल अ रिलेवेंट एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ मूवमेंट। लेकिन अभी अपन इस पे नहीं जाएंगे। इनका जो मोटिव था वो क्या था उस पर अपन बात करते हैं। नेम को लीड करने का काम इंडिया ने भी किया था। आपको मालूम होगा 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया था और इंडिया की दैट टाइम जो वर्ल्ड इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, डीफेम हो रहा था इंडिया दैट टाइम की। जो कंट्री अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, अपनी बाउंड्रीज को, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, वो वर्ल्ड को क्या लीड करेगा और वर्ल्ड का क्या डेवलपमेंट करने की कोशिश वो करेगा। दैट्स वाई ये जो कंट्रीज थी ये बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं डिसअपॉइंट हुई थी नेम से, और नेम से डिसअपॉइंट होने के बाद ही इन्होंने डिसाइड किया था कि इनको भी यूरोप के जैसे ही अपने आप को यूनाइट करना है और यूरोप की बेस पर ही ये 10 कंट्रीज़ ने अपने आप को यूनाइट करने का काम किया इन फॉर्म ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को भी मोर और लेस यूरोपियन यूनियन के जैसा ही बनाने की कोशिश की। 1967 में थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में एक समिट हुआ
इस समिट में 8 अगस्त को हुआ था ये समिट, और 8 अगस्त को ये जो समिट हुआ उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ जो थी वो मिली, और इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक डिक्लेरेशन की कि हम भी म्यूचुअली हम लोग भी यूनाइट होंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, सब रीजनल ग्रुप बनाएंगे, और इसी डिक्लेरेशन को इन्होंने कहा बैंकॉक डिक्लेरेशन। और बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो एसोसिएशन सामने आया, इसका जो आउटकम सामने आया वो था आसियान। अब आसियान के मोटिव्स की हम लोग बात करें कि आसियान के मोटिव्स क्या थे। सो द फर्स्ट मोटिव इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ही इन्होंने की है, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ही आप सबको मालूम होगा जो यूरोपियन यूनियन था वो यूनियन तो बाद में बना, बिफोर दैट वो स्टील एंड कोल के लिए ही वो लोग यूनाइट हुए थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें टू डू एफर्ट्स फॉर सोशो कल्चरल प्रोग्रेस। ये सोशो कल्चरल प्रोग्रेस को भी अपना एक बहुत बड़ा मोटिव मान रहे थे, क्योंकि इससे ही पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज होता है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वही वेरियस कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी को इंक्रीज करता है। क्योंकि देखो ये बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने ही सोशो कल्चरल प्रोग्रेस के लिए बात की थी 1967 में, और 1985 में यूरोपियन यूनियन ने शेंजन ट्रीटी कर ली पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के। स्टूडेंट्स, द थर्ड मोटिव इज टू प्रमोट रीजनल पीस अंडर यूएनओ। ऐसे एक्चुअली जो कंट्रीज़ होती हैं वो यूएनओ के जो भी डिसीजंस हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो उनको कई बार मानने से मना करती हैं, जस्ट लाइक चाइना। लेकिन जो आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान की मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं, इन्होंने वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में यूएनओ का साथ देने की बात भी की है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट मोटिव इज टू बिल्ड कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, कॉमन मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में टैक्सेस और टैरिफ का जो रेट है वो सेम रहेगा, वो वैरी नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरी बात अपन करें तो यहाँ पे एक तरह का फ्री ट्रेड होगा, उनके बीच में कोई भी जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बैरियर्स नहीं होंगे म्यूचुअल ट्रेड करने के लिए। प्रोडक्शन प्लांट भी वो लोग कॉमन बनाने की बात करते हैं, जिससे कि ये लोग आपस में ही ट्रेड और बिजनेस करके म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज कर सकें। आगे अगर अपन लोग देखें कि आसियान का नेचर कैसा है, तो आसियान के नेचर में एक 1 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होता ही है, दैट इज आसियान वे। अब आसियान वे है क्या? आसियान वे मीन्स पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन विदाउट यूजिंग फोर्स। हमने पहले भी बात की थी कि आसियान जो है वो विदाउट यूजिंग फोर्स यूएनओ के साथ वो पीस मेंटेन करने का काम करता है। सेम ईयर आसियान वे जिसकी यहाँ पे बात की गई है, इस आसियान वे में भी वो लोग म्यूचुअल कॉपरेशन को और म्यूचुअल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग फोर्स, और यही चीज़ कहलाती है आसियान वे। 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आता है। इसके अलावा ये लोग म्यूचुअल सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आसियान वे कंसिस्ट 2 पॉइंट्स, वन इज पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन विदाउट यूजिंग फोर्स एंड अनदर इज रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड नेशनलिज्म एज वेल। सो स्टूडेंट, द फाइनल पॉइंट इज ऑर्गन्स ऑफ आसियान। इसको देखने के लिए एक बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पे मुझे मिला है। आसियान के बारे में अपनी बात करें कि आसियान के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो सबसे पहला आसियान का ऑर्गन है, द फर्स्ट ऑर्गन इज पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल। आसियान ने अपनी पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल बनाई है, जो कि आसियान के जो भी आसियान के जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं उनके म्यूचुअल पॉलिटिकल इश्यूज, डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, और कंट्रीज के बीच में मीडिएटर का काम वो करेगी, एज वेल एज उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी करेगी। आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल। द अनदर पॉइंट इज आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली एंड वेरी स्पेसिफिकली बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, जिसमें कि वेरियस ट्रेड बैरियर्स जो है उनको हटाने का काम और फ्री ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज करने का काम करेगी, और कैसे मोर एंड मोर वो अपनी आसियान के जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं उस पर काम करेगी, उस पर रिकमेंडेशन देगी। एंड फाइनल इज सोशो कल्चरल कम्युनिटी। सोशो कल्चरल कम्युनिटी का काम होगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको इंक्रीज करना, ताकि आसियान में भी यूरोपियन यूनियन की जैसे यूनिटी इंक्रीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर अपन देखें देन जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इससे भी बड़ा अगर पॉपुलेशन वाइज कोई मार्केट है देन इट इज आसियान।
ठीक है, सबसे बड़ा चाइना, नंबर 1 पे आता है चाइना, नंबर 2 पे इंडिया एंड नंबर 3 पे देखें देन इट इज़ आसियान। और आसियान से छोटे दूसरे मार्केट्स हैं जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड जापान। तो इनके मार्केट बहुत कम है, जबकि मार्केट वाइज देखें तो आसियान भी एक बहुत अच्छी इमर्जिंग पावर बन सकता है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो भी कंट्रीज़ हैं, इस रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ अपना एक फ्री ट्रेड एरिया डेवलप कर रही हैं, कर चुकी हैं, और वाया दिस फ्री ट्रेड एरिया ये म्यूचुअल डेवलपमेंट, म्यूचुअल ट्रेड को प्रमोट करने का काम कर रही हैं, जिससे कि सर्विस, लेबर और इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर इंक्रीज हो सके विदाउट एनी टैरिफ बैरियर्स। विज़न 2020 इन्होंने डिक्लेयर किया था। मीन्स विज़न 2020 का मतलब है टिल 2020 इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो इन्होंने यही कहा था कि टिल 2020 आसियान कंट्रीज विल ट्राई टू प्रमोट मल्टी सेक्टरल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये मल्टी सेक्टरल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कर लेंगी टिल ईयर 2020। और अपन अचीवमेंट की बात देखें, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले आसियान के क्या होते थे, रेगुलर समिट्स नहीं होते थे, बट फ्रॉम 1999 ASEAN is holding regular annual summits or meetings. Students, this is the part 1 of this chapter. In next video, we will continue our discussion on alternative centers of power. Friends, I am making these videos for school-going students who are pursuing class 12th political science. Those aspirants who are preparing themselves for school lecturer grade 1st with subject political science can also consider these videos as syllabi of their second paper. I have not covered these issues or topics deeply. If I will start discussing these topics deeply, then each topic deserves a PhD level research. But since this video is for school going students, so this will provide a just brief intro of concerned topic. If you need any video or you have any doubt, then you can mention that in comment box and I will definitely try to make a fruitful video for all of you. Thank you so much. This is Rajni Gagwani signing off.